नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड मिंटो टू की। मिंटो, इनका टेन्योर था साल 1905 से 1910 तक। इनके टेन्योर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हालांकि इस एक्ट के साथ एंटी पार्टीशन बंगाल प्रोटेस्ट और स्वदेशी मूवमेंट भी हुए थे, पर इन दोनों चीज़ों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया है और आज हम पूरे डिटेल में समझेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। पर डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। इस एक्ट से पहले माहौल क्या था इंडिया में? तो एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट अपने पीक पे था, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि एक तरह से इंडियन नेशनलिज्म का राइज हो रहा था। अब 1908 आते आते स्वदेशी मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिया गया, पर ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ रहा था कि अगर इंडियन नेशनलिज्म को कंट्रोल करना है तो इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाना होगा। तो इस वजह से ये एक्ट पहली बार इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तरफ कदम बढ़ाता है। पर बात इतनी सीधी भी नहीं है दोस्तों। अब भैया ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स है। इस एक्ट से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की शुरुआत तो हुई, पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ। कैसे? ये अब आपको इसके प्रोविजन में मैं आपको समझाता हूँ। दिस एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर, और जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो गई। दिस एक्ट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल्स, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की पावर को भी बढ़ाया गया, जैसे कि मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, इस तरह की कई सारी चीजें। इस एक्ट के थ्रू पहली बार किसी इंडियन को एसोसिएट किया गया इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। देखो, दो तरह की काउंसिल्स थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो इंडियंस की एंट्री हो रही थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रही थी, नॉट इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि असली डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू ही हुआ करता था। पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में पहली बार कोई इंडियन को शामिल किया गया। अब आपका काम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है वो कौन से इंडियन थे जो पहली बार वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए और कौन सा पद उन्हें दिया गया। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो क्रिएट हो रही है इस एक्ट से, पर साथ में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है इस एक्ट से, पर सेपरेट मुस्लिम इलेक्ट्रोड्स की डिमांड आई कहां से? भैया 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म होती है और इनके मेंबर्स मिलते हैं फिर लॉर्ड मिंटो से, जहां मुस्लिम लीग अपनी डिमांड बताती है कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहिए, जिसे लॉर्ड मिंटो इंप्लीमेंट कर देते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है ये जानो। सपोज करो किसी एरिया में 10 लोग हैं, जिसमें 6 मुस्लिम्स हैं और 4 हिंदू हैं, तो उस जगह से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकेंगे और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। तो इस तरह से एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक तरफ तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, पर दूसरी तरफ ये पता था उनको कि अगर इंडियन नेशनलिज्म का राइज होता रहा तो ब्रिटिशर्स को भागना ही पड़ेगा इंडिया से। इस वजह से इंडिया का नेशनल मूवमेंट यूनाइट ना हो सके, दैट्स वाई ये कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश हुई इस एक्ट के थ्रू, जिस वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड की उपाधि भी दी गई। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।